नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम हाई कोर्ट पढ़ चुके हैं और उससे पहले जब हम भाग 5 यानी पार्ट 5 पढ़ रहे थे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि कोई बच्चा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के प्रोविजन प्रावधान है उनके अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही लिखना, एक साइड लिख लेना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और एक साइड लिख लेना हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रावधान है जो उनको हम कंपैरिजन करेंगे उनका। तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपको पता है किसमें है, ये है पार्ट 5 में, और आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 टू 147 तक। ठीक है, तो हाई कोर्ट कहां से कहां तक है, आर्टिकल सबसे पहले पार्ट 6 में है, राज्य सरकार जो है भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर आता है, और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 214 टू 232। ठीक है, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक क्या है, हाई कोर्ट का जो प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो है जो हमारी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसकी, भारत की, भारत की सबसे बड़ी न्यायालय, भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये न्यायालय है। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या है, फिर हाई कोर्ट है राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय, यानी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ स्टेट, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यानी राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय, क्या, राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय। ठीक है, तो देखो हाई कोर्ट पता है आपको कहां पे है, जो सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट, और ये कहां पे है, दिल्ली में है। और हाई कोर्ट क्या है हमारे देश में, हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, यानी देखो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वो एक है, लेकिन वो जो हियरिंग है, सुनवाई है, अन्य स्थान पे भी कर सकती है। ठीक है, हियरिंग या सुनवाई अदर प्लेस पे भी कर सकती है, अन्य स्थान पे भी कर सकती है, अन्य स्थान पर। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एक राज्य के लिए एक होगी, लेकिन आर्टिकल 231 अनुच्छेद 231 हमने पढ़ा था, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर मोर देन टू और मोर देन 2 स्टेट। ठीक है, तो यानी यहां पे क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कैन एस्टेब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, यानी संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए भी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, देखो जो सुप्रीम कोर्ट एक है, लेकिन हाई कोर्ट 25 है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकती है। जब मैंने हाई कोर्ट का टॉपिक आपको चैप्टर करवाया उसमें मैप के थ्रू बताया था कि कैसे कैसे एक हाई कोर्ट के साथ एक से ज्यादा स्टेट अटैच किए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे फिर नंबर ऑफ जजेस की बात करें, नंबर ऑफ जज यानी न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यहां पे 34 है, 1 चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस है। ठीक है, और जो इनकी संख्या है किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, ये डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा,
संसद द्वारा निर्धारित की जाती है और समय समय पे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया भी गया है। ठीक है, अगर भविष्य में मान लो 34 की जगह 40 जजेज की रिक्वायरमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में होती है तो पार्लियामेंट क्या है, जो नंबर ऑफ जजेज की संख्या को क्या कर सकती है, 33 की जगह बढ़ा भी 34 की जगह बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो यहां पे हो गया। ठीक है, अब देखो जिस तरह से आप इसको ऐसे कंपेयर कर लेना। ठीक है, और जो हाई कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित नहीं होती। ठीक है, नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट नॉट फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, आपको पता है, देखो अलग अलग स्टेट्स में जो नंबर ऑफ जजेज क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो इनकी संख्या किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पे संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट क्या है, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। राष्ट्रपति द्वारा क्या निर्धारित की जाती है। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जज राष्ट्रपति के द्वारा, ये पॉइंट आप याद रखना, इसलिए मैं कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूं ताकि आप जो अलग पॉइंट है उनके अंदर कंफ्यूज ना हो। और जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज किसके द्वारा, संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियरली इन चीजों में आपको मतलब डिफरेंस है जो वो पता चल गया हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो कैसे होती है। तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था और जब हाई कोर्ट पढ़ा था, वहां पे देखा था जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज है वो किसके द्वारा होती है, वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। कोलेजियम का मतलब क्या होता है कि एक यानी व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें देखेंगे कौन कौन होते हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति जजों की, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कोलेजियम सिस्टम से। किससे? कोलेजियम सिस्टम से। और यहां पे जो अपॉइंटमेंट की जाती है किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और यहां पे भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। और किससे? अपॉइंटमेंट बाय कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम। और किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा और ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहां पे जो राष्ट्रपति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पे भी क्या है, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो कोलेजियम सिस्टम में यहां पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सदस्य, यहां पे भी एक सदस्य, जैसे यहां पे राज्यपाल भी होते हैं। और जब अन्य जजेज की हाई कोर्ट में अदर जजेज यानी अन्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वहां पे, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं और यहां पे भी सलाह लेते हैं, तो यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं आफ्टर द एडवाइस ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के से सलाह, वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह। कितने? 4। तो जब अपॉइंटमेंट किसकी करनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की करनी होती है, तो 4 जजों से क्या लेनी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाह लेनी होती है। यहां पे क्या है, यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जज से सलाह लेती है आफ्टर द एडवाइस ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2, यहां पे 2 है। ठीक है, 2
वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह, न्यायाधीशों से सलाह। ठीक है, तो एक अंतर ये यहां पे समझ में आया कि भाई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो वो किससे, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जज है उनसे सलाह करके। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति हो, तो 2 सीनियर मोस्ट जज यानी 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये थी किससे, नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान था, उसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज है, वहां पे 2 सीनियर मोस्ट जज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, दोनों की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा एक डिफरेंस है दोनों में। तो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अगर आपने इस क्लास को भी अच्छे से कर लिया तो लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो टॉपिक है दोनों कंप्लीट, मतलब मैक्सिमम है जो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता तो क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि वो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक। ठीक है, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे, जज रहा हो किसमें, हाई कोर्ट में, कितने, 5 साल। ठीक है, ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पहले, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, या फिर क्या हो, और वो एडवोकेट रहा हो किसमें, हाई कोर्ट में 10 ईयर्स, 10 साल लगातार, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता या वकील, वकालत की हो। ठीक है, या फिर क्या हो, और राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, वो क्वालिफाइड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी विधि वेता या विधि का ज्ञाता होना चाहिए, किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में। तो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर वो जज रहा हो एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, या फिर वो अधिवक्ता या एडवोकेट रहा हो एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए, या राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, वो क्वालिफाइड जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है तो वहां पे क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, यानी क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है, वो सबसे पहला तो यहां पे भी सेम है कि वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो भारत के जो क्षेत्र है यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में भारत का जो क्षेत्र है उसमें कम से कम 10 वर्ष तक क्या रहा हो, एक न्यायिक पद पे रहा हो। ठीक है, यानी जुडिशियल ऑफिशियल रहा हो, जुडिशियल ऑफिस पे क्या रहा हो, जुडिशियल ऑफिस रहा, जुडिशियल ऑफिसर रहा हो, यानी न्यायिक पद पे रहा हो, ऑफिस रहा हो या पद पे रहा हो, कितने, 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, और क्या है, या तो वो न्यायिक पद पे रहा हो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर क्या है, वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, और एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो किसमें, हाई कोर्ट में, किसके लिए, 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वालिफाइड जूरिस्ट थी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड जूरिस्ट यानी एक विधि वेता जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ही क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है राष्ट्रपति की नजर में अगर वो क्वालिफाइड जूरिस्ट है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए कैसी कोई योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपको डिफरेंस है जो क्लियर पता चल गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं जो टर्म है यानी कार्यकाल है, टर्म यानी कार्यकाल है। तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, वो 65 वर्ष तक पद पर रहेगा, जब तक वो 65 वर्ष की 65 ईयर्स की जो एज है वो कंप्लीट नहीं कर लेता। और यहां पे क्या है, यहां पे जो टर्म है या कार्यकाल है कितना, अप टू एज ऑफ 62 ईयर्स, अप टू एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है,
कंफर्म कर लेना। विचार चला हुआ था इसको 65 वर्ष करने की, कितने 65 ईयर्स करने की, हो सकता है अब कर भी दिया हो, मैं इस चीज से अपडेट नहीं हूं, ठीक है। तो जो टर्म है, कार्यकाल है, उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक क्या रह सकता है, वो न्यायाधीश रह सकता है, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद देखते हैं, दो चीजें पढ़ी थी हमने सुप्रीम कोर्ट में, पढ़ी थी एडहोक जज, तदर्थ न्यायाधीश। एडहोक का मतलब होते जो टेम्परेरी होते हैं, क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एडहोक जज होते हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते, क्या नहीं होते, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते। और एक होते हैं एडिशनल जज, एडिशनल जज, ठीक है। एडिशनल जज किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो अपर जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते, लेकिन ये हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। तो देखो एडहोक जज तो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते। जो एडिशनल जज है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते, वो हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। रिटायर्ड जज है जो हाई कोर्ट में भी होते हैं, वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हाई कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो शपथ यानी ओथ, क्या, ओथ यानी शपथ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी शपथ को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, उनको प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। आप प्रेसिडेंट समझते ही आपको ध्यान में आना चाहिए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई जो नामित व्यक्ति होता है। और यहां पे जो ओथ या शपथ होती है, हाई कोर्ट के जजेस को कौन शपथ दिलाता है, तो गवर्नर या गवर्नर के द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। गवर्नर या गवर्नर के द्वारा नामित कोई व्यक्ति क्या करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। डिफरेंस देख लिया आपने, एडहोक जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते। एडिशनल जज हाई कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल, तो दोनों का जो आधार है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हटाना हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, तो दोनों में क्या है, सेम आधार है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ जज, हटाया जाना, ठीक है। तो क्या है, 2 बेस हैं, 2 आधार हैं। कौन से, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। और दूसरा क्या, इनकैपेसिटी यानी असमर्थता, क्या, असमर्थता, वो व्यक्ति क्या है, असमर्थ है। और जो प्रोसेस क्या है, कहां पे होती है इसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की, कहां पे, पार्लियामेंट में। इंपीचमेंट तो नहीं होता, लेकिन इंपीचमेंट जैसी ही प्रोसेस होती है, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसको हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो 2 आधार हो गए। और यहां पे जो हाई कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होगा, हटाया जाना। तो यहां पे भी क्या है, 2 बेस, 2 आधार है। कौन से हैं, एक तो यही है सेम, प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार, और दूसरा क्या है, इनकैपेसिटी यानी असमर्थता, कार्य करने में क्या हो, वो असमर्थ हो। और जो प्रोसेस है हटाने की प्रोसेस, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश ही क्यों ना हो, इसकी भी प्रोसेस कहां पे, पार्लियामेंट में होती है। कहां पे होती है, पार्लियामेंट में होती है। ये मत सोचना हाई कोर्ट का है तो वो राज्य विधानमंडल में या विधानसभा में होगा,
नहीं, दोनों को हटाने की प्रक्रिया कहां पे होती है? दोनों को हटाने की प्रक्रिया पार्लियामेंट में होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी से लेके, तो जो सैलरी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी एक डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सैलरी है जो, यानी वेतन, अलाउंसेस है यानी भत्ते, और पेंशन है यानी पेंशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, न्यायाधीश है, उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ये कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। और आपको सभी को पता है, अगर एक बार कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है तो उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेगेटिव चेंज नहीं किए जा सकते, यानी इनको कम नहीं किया जा सकता, इनको बढ़ाया जा सकता है। अगर पॉइंट ये आता है कि सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन चेंज किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं किए जा सकते। और भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित व्यय होते हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, मैंने जब बजट का सेशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है उसमें क्या है? वोटिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज है उनकी सैलरी और अलाउंसेस है, सैलरी यानी वेतन और अलाउंसेस यानी भत्ते, ये तो होते हैं। यहां पे तो इंडिया था, यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। तो डिफरेंस समझ में आया? यहां पे सैलरी अलाउंसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी सैलरी अलाउंसेस राज्य की संचित निधि से। लेकिन पेंशन है जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी पेंशन है रिटायरमेंट के बाद, वो भारत की ही संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया हुआ दोनों कॉन्सेप्ट है। जो रिमूवल है दोनों का लगभग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सैलरी अलाउंसेस और पेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोनों ही क्या है? दोनों ही हैं एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय है। इस चीज का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या है? अभिलेख न्यायालय है, लेकिन अलग अलग आर्टिकल के अंडर क्या है? ये दोनों अभिलेख न्यायालय है। तो अगर बात करें आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस दिए गए हैं वो सारे रिटर्न में क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। और उनको जब अधीनस्थ न्यायालय, अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो जितने भी न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उनमें क्या है? वो नजीर के रूप में, नजीर यानी एविडेंस के रूप में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर और है, क्या है? जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवहेलना होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? पनिश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट की अगर अवहेलना होती है तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? पनिश कर सकती है। लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215 से क्या है? हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी अभिलेख न्यायालय है। क्या है? और जो हाई कोर्ट से नीचे जितने भी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, जिला एवं सत्र न्यायालय है, तो जो हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन सुनाए जाते हैं वो लिखित रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिटर्न में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और उन जो नीचे अधीनस्थ न्यायालय है उनमें नजीर के रूप में वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में उनको पेश किया जा सकता है। तो दोनों में ये सेम चीजें हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट की अवमानना हो या हाई कोर्ट से नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसकी अवमानना पर हाई कोर्ट क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति को पनिश कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, टू इशू रिट,
यानी रिट जारी करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है किसके, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, जो क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जब मैंने आर्टिकल 32 आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया तो आपको जो 6th फंडामेंटल राइट्स है, छठा मौलिक अधिकार है, वो याद आ जाना चाहिए। और उसमें ये भी याद आ जाना चाहिए कि इसमें है क्या। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, फंडामेंटल राइट्स का क्या होने पर, उल्लंघन होने पर, वोलेशन होने पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, 5 रिट जारी कर सकती है। टू इश्यू 5 रिट, इश्यू 5 रिट ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार FR के हनन पर 5 रिट जारी कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, टू इश्यू रिट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। टू इश्यू रिट यानी हाई कोर्ट अगर रिट जारी करती है तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से, अनुच्छेद 226 के अधीन क्या कर सकती है, 5 रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट है जो जारी कर सकती है, और आपको रिट, सभी रिट्स के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो जो 5 रिट जारी कर सकती है, अब ये कब जारी कर सकती है, यहां पे तो जो सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट्स के यानी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर मैटर्स, अदर मैटर्स। ठीक है, अन्य मामलों में भी, एंड अदर मैटर्स यानी FR के हनन तथा अन्य मामलों में, अन्य मामलों में। तो यहां पे देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो रिट जारी करने का अधिकारक क्षेत्र है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या करोगे, आप याद रखोगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है जो एक तो संविधान के संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन करती है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा क्या है, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या का भी काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट करती है, इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की व्याख्या, व्याख्या का मतलब पता होगा, संविधान की व्याख्या तथा रक्षा। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट व्याख्या नहीं कर सकती। हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकती, व्याख्या नहीं कर सकती। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, किसको, सी के ऐसे लिख दिया मैंने इसको, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जो संविधान की सिर्फ और सिर्फ रक्षा कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, यानी वो जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, किसमें, संवैधानिक मामलों में, किसमें, संवैधानिक मामलों में। जैसे राम मंदिर में राष्ट्रपति ने सलाह ली थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का वो विवेकाधीन शक्ति थी कि वो मना भी कर सकते हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि ये संवैधानिक मामला नहीं है, इसलिए हम इस पे सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का मन करे तो सलाह दे, मन करे तो सलाह नहीं दे, अगर मामले क्या है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो यानी जो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। क्या है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति हाई कोर्ट से कभी सलाह नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी न्यायिक समीक्षा की पावर है। न्यायिक समीक्षा सेंटर के संबंध में भी किसके,
और स्टेट के संबंध में भी, और सेम क्या है ये हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है, सेंटर के संबंध में भी और किसके संबंध में भी, जो राष्ट्रपति के संबंध में भी। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, उन हाई कोर्ट को छोड़ के जहां पे वो जज रहा, ठीक है, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, जहां पे वो क्या रहे हो, जज रहे हो, क्या रहे हो, वहां पे वो जज रहे हो, ठीक है, क्या रहे हो, जज रहे हो। तो ये था एक कंपैरेटिव स्टडी। देखिए दोनों टॉपिक्स को कितने जल्दी समय में, क्योंकि हम इसको डीपली पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए कितना जल्दी हमने दोनों टॉपिक्स को लगभग 90 to 95% दोनों एक ही क्लास में हमने कवर कर लिए मोटे मोटे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी में किसी भी एग्जाम की कर रहा हो, या फिर स्टेट पीसीएस की कर रहा हो, स्टेट पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, या किसी स्टेट के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एचएसएससी की कर रहा हो, दिल्ली पुलिस की, रेलवे, किसी की भी कर रहा हो, ठीक है। यूपीएससी का बच्चा को थोड़ा सा, जैसे मैं हमने अलग अलग पढ़ा था, डीपली ऐसे पढ़ने की जरूरत है। तो सारे के सारे जो पॉइंट हमने एक क्लास में 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो ऐसे ही आप, अगर कोई 2 ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है और राज्य विधानमंडल है, संसद और राज्य विधानमंडल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, ऐसे इन चीजों की अगर आप कंपैरेटिव स्टडी एक पेज पे लिख सकते हो, तो उसका मतलब क्या है, आपकी जो रिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से चली हुई है और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चली हुई है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को आप नोट डाउन जरूर कर रहे हैं, मैं ऐसी भी आपसे उम्मीद करता हूं। और अगर कोई साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल्स में। और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रॉपर तरीके से रेगुलर अपनी जो तैयारी है उसको मेंटेन किए हुए हैं, उनके पास शेयर जरूर करना, ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्वालिटी कंटेंट उन बच्चों को भी मिल सके। और कमेंट के माध्यम से बताना जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है वो आपको कैसी लगी, और जो कंपैरेटिव स्टडी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसके बारे में आपकी क्या राय है। और इस चैनल पे आप जुड़े हुए अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए, इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को अनूप पुनिया की नमस्कार।